देखो भाई, सब लोग ना, जितने भी लोग हैं, मतलब कुछ ना कुछ लोग नहीं होंगे, सब लोग डब्ल्यू डब्ल्यू ई देख के बड़े हुए हैं। और कोई ऐसा, मतलब कोई ऐसा होगा नहीं जिसने अपने भाई को चोक स्लैम या एटीट्यूड एडजस्टमेंट ना दिया हो। तो बात डब्ल्यू डब्ल्यू ई की है आज। तो मैंने ये सीरीज़ वैसे तो संडे को ख़त्म कर ली थी, लेकिन मैं थोड़ा रिसर्च वगैरह में फिर इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि सीरीज़ ही ऐसी थी। तो ये ना प्रोबेबली मिस्टर मैकमैन, जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू ई, जिन्होंने, जो उनके पापा के बाद जो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ या फिर वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन हो, उसके पहले ऑल अमेरिकन रेसलिंग हो, कैसे वो बना डब्ल्यू डब्ल्यू ई, जहाँ पे वो आज खड़ा है टीकेओ ग्रुप के साथ। लेकिन अभी ये टीकेओ ग्रुप के अंदर का पार्ट है। डब्ल्यू डब्ल्यू एक इंडिपेंडेंट जो कंपनी हुआ करती थी वैसी नहीं है। तो ये पूरी डॉक्यूमेंट्री विंस मैकमैन या फिर विंसेंट केनेडी मैकमैन के ऊपर है, जो कि एक पर्सनालिटी बोलो, मिस्टर मैकमैन हम अगर बोले तो उनकी एक पर्सनालिटी है कि उनका जो एक तरीका है कि यू आर फायर्ड ऐसे करके, वो जो फायर करते थे लोगों को, या फिर स्टोन कोल्ड वाला बीफ हो, या फिर जो लोगों को उनके तरफ जो हेट थी जिस तरह की के ये बंदा आया है तो अपने को तो खराब ही लगेगा, उसमें भी मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब जो कि ब्रेट हार्ट के साथ हुआ था, उसके पहले हल्क होगन का WCW में जाना, उसके बाद एटीट्यूड एरा कैसे शुरू हुआ वो, उसके बाद रूथलेस एग्रेशन, उसके बाद अभी का WWE, उसके बीच में सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्यूजेशंस हल्क होगन के साथ जो खराब थी, फिर टर्नर के साथ जो, टेड टर्नर के साथ जो, मतलब अलायंस तो नहीं लेकिन अपोजिट पार्टीज थी, WCW और WWF, उसमें WWF को कितना मतलब डाउनफॉल फेस करना पड़ा। उसके बाद एरिक बिशॉफ का आना। एरिक बिशॉफ का तो वो खुला बोलता था कि हमारे यहाँ पे सब कुछ ऐसा नहीं होता, हम लोग लाइव बोलते हैं सब कुछ जो भी होता है। एरिक बिशॉफ को हराने के लिए जो 83 वीक्स तक जो TRP डाउन रही WWF की, उसके बाद WWF का राइस कैसे हुआ वापस, उसके बाद क्रिस बेनोआ जो कि मतलब सुसाइड या फिर मर्डरर था, ऐसा वो लोग क्लेम करते हैं, जो अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ मर गया अपने घर पे एक रात को। एडी गरेरो, फिर कितने लोग रेसलिंग की वजह से मरने लगे, इंजरीज होने लगी, उमागा हो या फिर पॉल बेरर तो बहुत बड़े हो गए, बट इतने सारे लोगों का जाना। और ये सब के बीच में सेक्सुअल हैरेसमेंट का जब दावा लगता है एक जेनेल ग्रांट नाम की बंदी की तरफ से, जो कि 2022 और 2023 के बीच में उसमें ब्रॉक लेसनर का नाम आया। तो ये सब को अगर हम मिक्स करके एक सीरीज बनाए तो वो होगी मिस्टर मैकमैन की। तो मतलब चीज़ ये है ना कि ये सीरीज कंफ्यूजिंग तो नहीं है, लेकिन इसमें एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या फिर जो पीछे से बस सब कंट्रोल करता है WWE का, उनका एक डायलॉग है कि मुझे ये सीरीज पसंद नहीं आई। ये उनका डायलॉग है कि आप लोग तो पॉइंट ऑफ व्यूज दिखाना ही नहीं चाहते हो, आप तो विंस मैकमैन को यही दिखाना चाहते हो कि विंस मैकमैन यहाँ पे गधा था, विंस मैकमैन साला इतना बड़ा हरामी था, ये सब दिखा रहे हो। मतलब विंस मैकमैन कितना अच्छा था वो सारी चीज़ें तो आपने दिखाई नहीं है। और यही चीज़ 5 दिन पहले, अभी तो 7 दिन हो गए होंगे, विंस मैकमैन ने अपनी ट्विटर पे शेयर किया था कि कुछ कुछ अच्छी चीज़ें इन्होंने एडिट कर दी, और एडिट टेबल पे बहुत कुछ होता है। उन्होंने खुद ने ये बोला कि ये चीज़ अगर मैं बोलूँ कि नेटफ्लिक्स पे मैंने सीरीज़ की थी 2022, ये जो एक्यूजेशंस अभी जो जेनेल ग्रांट वाले चल रहे हैं, जो इस पर अभी भी वो लड़ झगड़ रहे हैं विंस मैकमैन और जो जेनेल ग्रांट है, उसमें मेरे को पर्सनली, मैं किसी का साथ नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि उसमें विंस मैकमैन का भी और मेरा खुद का भी मानना है कि देयर इज़ ऑलवेज 2 साइड्स। तो ये चीज़ होती है। तो लेकिन आप अगर वही साला वो जो उसमें जो उन्होंने बोला है कि लेट्स जस्ट सी दैट विंस मैकमैन इज अ एसहोल हियर, इज अ एसहोल हियर, इज अ एसहोल हियर, तो ये चीज़ नहीं होती है। विंस मैकमैन ने सामने कितना कंट्रीब्यूट किया है कंपनी को। और अभी ट्रिपल एच है, तो ट्रिपल एच ने वो जो रेसलमेनिया 40 किया है वो आप दिखा रहे हो, लेकिन उसका मतलब शॉर्ट नोटिस में। और मीडिया का इतना बड़ा हाथ है ना इसमें, मैं आपको बताऊं कि मीडिया वाले जब वो असॉल्ट वाली चीजें है, तब ऑब्वियसली विंस मैकमैन तो नहीं आ सकते, क्योंकि वो फंस गए थे। और वो उनका लास्ट इंटरव्यू था 2021 में, जहां पे ये सीरीज का जो विंस मैकमैन का लास्ट अपीयरेंस था, उसके बाद जो असॉल्ट्स आए उनके ऊपर, तो उसमें मीडिया वालों को पूरा मतलब ग्रांट दे दिया गया है कि आपको जो बोलना है बोलो, कि विंस तो ऐसा है, विंस तो वैसा है। लेकिन
वहां पे अगर कोई WWE सुपरस्टार को आप लाते कि ये नहीं, इसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना या फिर उसको अंदर की चीजें पता होती, वो अगर जाननी होती, तो आपको मतलब वो व्यूज की बात नहीं है, लेकिन आप अगर मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीडिया तो यही चीज करता है कि नेगेटिव ही फैलाता है। मैं ना नहीं बोल रहा हूं कि विंस मैकमैन इन सब में फंसे हुए होंगे, भले वो कितना भी डिनाई करे, और मैंने जितने एपिसोड देखे उसमें से उन पे असॉल्ट्स के भले भले बहुत सारे चीजें मतलब उनको फेस करनी पड़ी है। लेकिन अगर आप किसी सुपरस्टार को या फिर उनके कंपनी मैन को, जिसमें आप शायद एक ही बंदे को ला रहे हो, दूसरे बंदे को लाते तो कुछ फर्क पड़ता, लेकिन आप ज्यादा मीडिया के थ्रू बात कर रहे हो, लेकिन ये चीज बाद में लाते। विंस मैकमैन एक अपने आप में ही बड़ा नाम है, लेट्स होप कि ये सारी चीज़ें बाद में सुलझ जाए। लेकिन उसके पहले ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी कि कैसे विंस मैकमैन सीनियर से विंस मैकमैन जूनियर, जो हमारे वाले हैं, उनके पापा के थ्रू उनको ये जॉब या फिर ये जो कंपनी, जो लेगेसी बनाई है उन्होंने WWE की, वो कैसे ऑल अमेरिकन रेसलिंग से फिर वापस वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन बना, उसके बीच में WrestleMania 1 का आइडिया कैसे आया। देखो विंस मैकमैन क्या है कि पूरा बिजनेसमैन वाला आदमी है। उसके साथ जब उसने वो ब्रेट हार्ट के साथ जो किया था कि ब्रेट हार्ट को जो मॉन्ट्रियल में जो उनका जो वापस लेना पड़ा था टाइटल, लेकिन उसमें कहीं कहीं पे पर्सपेक्टिव्स की बात अगर हम करें तो ब्रेट हार्ट की भी गलती थी, क्योंकि वो अपना टाइटल नहीं देना चाहता था किसी शॉन माइकल्स को, लेकिन वो WCW में जा रहा था, लेकिन उसने अपना टाइटल गिव अप नहीं किया। तो वहां पे विंस ने भी वही बोला कि ये ऐसा तो कभी होने नहीं वाला कि तू टाइटल भी ले जाए और मेरे को नया चैंपियन भी ना बनाने दे। तो उसमें उन्होंने एक अपनी तरह से प्लान किया, और जो बेल वाला जो सीन है कि रिंग द फकिंग बेल करके जो चिल्लाता है जब शॉन माइकल्स उसको जो अपने जो लॉक में लेता है, तो उसमें जो पूरा जो सीक्वेंस या फिर सिनारियो बनता है, एक तो इसके जो सीरीज है इसमें सब पॉजिटिव चीजें क्या है कि इन्होंने पहले से विंस मैकमैन की स्टोरी कवर की है। फिर उसमें जब WrestleMania 1 कैसे बना, हल्क होगन का भी यहाँ पे इतना बड़ा हाथ है जितना विंस मैकमैन का है, ये नो डाउट, क्योंकि हल्क होगन को इंट्रोड्यूस विंस मैकमैन ने करा, और वो जब इसको ऊपर लेके गए, उसमें भी आयरन शीक वाला एंगल, जो ईरान के साथ जब लफड़े चल रहे थे अमेरिका के, उसमें इन्होंने पॉलिटिकल एंगल भी डाला। उसके बाद WrestleMania 1 कैसे बना, वहां पे आंड्रे हल्क की अलग एक राइवलरी, जो कल्ट क्लासिक राइवलरी है। उसके बाद टेड टर्नर ने अपनी कंपनी शुरू की, उसके बीच कुछ और असॉल्ट्स आए इनके लिए कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद टेड टर्नर आया, तो टेड टर्नर ने विंस के थ्रू, मतलब वो पोक कर रहे थे, अगर कंपटीशन हो तो विंस ने भी ये बोला कि अगर कंपेटिटर होते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये साले तो बिजनेस पे या फिर TRP पे खेलने आए हैं, तो वो वहां पे उनको चीज वो खराब लगी। लेकिन चीज यही है कि अगर आपको कंपेटिटर बनना है तो पूरा बनिए, आपको बिजनेस और मनी माइंडेड रहना है तो मत करिए। यही उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू समझाने का तरीका था। उसके बाद जब आंड्रे और हल्क होगन जाते हैं, तो फिर जो क्रिकेट में हो या फिर स्पोर्ट्स में ये नई नियम तो है ही कि अगर ये आया है तो किसी के उसके बाद कोई आएगा जरूर, वैसा ही होता है। उसके बाद आते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट, जो कि WWE ने सबसे बढ़िया गिमिक तैयार किया है किसी का, तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। नो डाउट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, अंडरटेकर, रॉक, जॉन सीना, CM पंक, उसके पहले के लेजेंड्स जितने भी थे, सर्जन स्लॉटर, आयरन शीक, आंड्रे द जायंट, हल्क होगन, इनके जैसा कोई नहीं आने वाला है। इनका गिमिक कोई नहीं कर सकता है। मिमिक्री कर सकते हैं वो अलग बात है, हल्क होगन के तो पर्सनल इश्यूज भी रहते हैं अमेरिकन के साथ, तो वो अलग, तो हम उसको साइड करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स तो WWE में भी था इसमें, जब आप पता चलता है। और विंस मैकमैन का बिजनेस करने का लेवल इतना बड़ा है कि आप सोचिए कि वो अपनी फैमिली को भी अंदर ला सकता है, जहां पे स्टेफनी, शेन, उनकी वाइफ, सबको मतलब इतना इन्वॉल्व करता है। और स्टेफनी ने तो बेचारी ने इतनी गालियां खाई थी उस टाइम पे, उसमें और एक अलग स्टेटस के साथ लव एंगल अपना विंस मैकमैन ने बनाया। तो मतलब बिजनेस करने का तरीका जो है वो गलत तो है, लेकिन उसने अपना एक मिस्टर मैकमैन का पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, जो कि सबके साथ गुस्से से बात कर रहा है, स्टोन कोल्ड हो, ट्रिपल एच हो, शॉन माइकल्स हो। और इस सीरीज का अगर मैं सबसे बढ़िया पॉइंट अगर मैं कोई कहूं
कि देखो मैंने थंबनेल में भी बोला कि ये बंदा ना रिस्क लेने में कभी पीछे नहीं हटने वाला और उसको डर भी नहीं लगता है, वो बिजनेस क्वालिटी चाहता था। कंटेंट क्रिएटिंग वाइज अभी ट्रिपल एच अच्छा कर रहा है और सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि विंस से ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो अगर वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो विंस से अच्छा कर रहा है। लेकिन वो जो मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स के बीच में जो हुआ है, उसी के बीच में जिस तरह की जो उसके बिहाइंड द सीन्स दिखाए गए कि शॉन को कैसे पता चला कि वो चैंपियन है, और ब्रेट हार्ट जिस तरह से गुस्से में था कि यू न्यू अबाउट दिस, और वो सब जो जिस तरह से वो विंस को पंच मारता है, तो रेसलिंग में कहीं कहीं पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो कि रेसलिंग फेक है तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है। WWE वालों ने भी मान लिया कि ये सब चीजें स्क्रिप्टेड होती है, उनका एक कैरेक्टर है, लेकिन फेक होता है ये तो कभी किसी को कोई पॉसिबल है ही नहीं। एटीट्यूड एरा का जिस तरह से इसमें इंट्रो शुरू होता है और जिस तरह का वो एपिसोड रहा है वो बढ़िया था। और WCW में एरिक बिशॉफ को बुलाया गया कि खास कि तू ये बोल तू वो बोल, तो एरिक बिशॉफ विंस की ले भी रहा है, लेकिन विंस सामने जो मिस्टर मैकमैन का कैरेक्टर बना रहा है वो एक बढ़िया चीज थी। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि मिस्टर मैकमैन अपने आप में ही एक संस्था है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो वो एक्यूजेशन और जो सेक्सुअल असॉल्ट्स वाली चीज़ें अगर हम बाजू में रखें तो वो बिजनेस माइंडेड भले था, लेकिन हल्क होगन, द रॉक, अंडरटेकर का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है, क्योंकि अंडरटेकर सबसे पुराना आदमी है उनका, और अंडरटेकर का जो समझाने का तरीका है कि वो गुस्सा ही रहता था कि जब कुछ भी BTS होता था, फिर वो मॉन्ट्रियल वाली चीज़ हो या फिर कोई और चीज़ हो, तो अंडरटेकर हो, जॉन सीना को एक एपिसोड के लिए रखा है, उससे अच्छा किसी और को बुला लेते। फिर रॉक हो, रॉक के तो मतलब तीसरी मतलब जो बोलता है ना तीसरी पीढ़ी जो है वो इसमें आई है, इसमें रेसलिंग में, तो सब लोग बढ़िया थे। मतलब डॉक्यूमेंट्री वाइज अगर हम बोले ना कि ये कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि मीडिया के थ्रू इन्होंने ज्यादा विंस को नेगेटिव शेड में ही दिखाया गया है, और मैं क्लैरिफाई यही करना चाहता हूं कि विंस कहीं कहीं पे गलत होगा, लेकिन विंस ने इस कंपनी जो दिया है, मतलब जिस तरह की आप देखें, मतलब हमें ना तो वो अंडरटेकर वाली स्ट्रीक अचानक से जिसका उसका जो सीन हमें दिखाया गया कि 21-1 कैसे हुआ, ब्रॉक लेसनर का आना कैसे हुआ, फिर वो ड्राफ्ट सिस्टम, तो विंस ने सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिया है, नो डाउट। लेकिन अगर आप उस तरह से उसको बता रहे हैं कि नेगेटिव शेड में ही दिखाए जा रहे हैं, तो ये तो मीडिया वाला पर्सपेक्टिव ही हो गया। तो लेट्स होप कि विंस की तरफ से हमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिले कि नेटफ्लिक्स वालों ने या फिर डायरेक्टर ने क्या गफला किया है, कि उन्होंने अच्छे सीन्स काट दिए हैं, क्या किया है। बट अगर ओवरऑल मैं डॉक्यूमेंट्री की बात करूं तो मेरे को तो मीडिया वाले एंगल और वो जो असॉल्ट वाले एंगल को छोड़ू, जो WWE का जो नॉलेज मिला है इसमें बहुत मज़ा आया। नो डाउट वो जेनेल ग्रांट और वो वाला सब कुछ बाद में हुआ, जबकि ये सारी शूटिंग 2021 में हो चुकी थी, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि WWE ने नेटफ्लिक्स के साथ 2021-2022 में ये कर दिया होगा ग्रांट कि हम एक वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं। बट ओवरऑल विंस मैकमैन की ये जो सीरीज़ है इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि बिजनेस में इंसान कितना भी डीप चला जाए उसको एक दिन ऐसे करके पछताना ही पड़ता है। और ये कहीं कहीं पे सही भी बोला गया है। क्रिस बेनोआ हो, ब्रेट हार्ट के साथ जो चीटिंग हुई थी वो हो, ओवन हार्ट के साथ जो हुआ था रिंग में, वो सब देखने के बाद तो लगता है कि रेसलिंग बहुत रियल है। और विंस ने जिस तरह से इस कंपनी को संभाला है, अभी ट्रिपल एच भी वैसे ही संभाल रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज जानना, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जो सुपरस्टार्स को बुलाए थे कि ये सब तो मेरे लिए फादर फिगर थे, और विंस ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है कंपनी के लिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो सेक्सुअल असॉल्ट्स और वो सब में मेरे को पता है जितना इन्होंने डिनाई किया है ना, वहाँ पे वो लोग इन्वॉल्व थे ही। अभी जो जेनेल ग्रांट वाला चल रहा है इसमें भी ब्रॉक लेसनर इन्वॉल्व है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट्री आप देखिए, जो WWE हार्डकोर लवर्स है मेरे जैसे, उनको तो ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आएगी। मीडिया वाला पॉइंट ऑफ व्यू मतलब समझ लो कि वो प्रोपोगेंडा ही हो सकता है कहीं कहीं पे, कि नेटफ्लिक्स वाले तो दोनों साइड दिखाते हैं, लेकिन ये सालों ने खाली खराब साइड ही दिखाई है विंस की, जो कि होना ही नहीं चाहिए ना। तो यही था, मतलब विंस मैकमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी समझना, और ट्रिपल एच का समझना, और CM पंक का मैंने मतलब मेरे को ये लोग कॉपीराइट में उड़ा ना दे कि साले CM पंक तो विंस का दुश्मन है वगैरह, लेकिन मज़ा आया। तो यही था आज के टॉकिंग अबाउट सीरीज़ में।
अब नेक्स्ट ट्यूसडे को देखते हैं इसके साथ और नए वीडियो के साथ कि हम कौन से फिल्म या फिर सीरीज़ की बात करेंगे। तब तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। कल जोकर का रिव्यू, परसों अगाथा का रिव्यू, तो बिग बिलियन डेज आर अहेड ऐसा बोल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।